नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द सिलेबस डिस्कशन। और मैंने कहा था कि आप जैसे ही तैयारी शुरू करिए तो सिलेबस अपने पास ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप सिलेबस नहीं रखे हैं तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी, राइट। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ें याद रखनी है, किन चीज़ों को समझना है, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। और हम लोग बहुत जल्दी लेक्चर भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। तो देखिए, सिलेबस अभी तक तो कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, राइट। तो सिलेबस कुछ चेंज नहीं हुआ है। जो 2026 में जो लास्ट टाइम चेंज हुआ था, तो मुझे लगता है कि वही चेंज आपको आगे कंटिन्यू करना है। वैसे मुझे नहीं लगता है कि अभी कुछ 27 के लिए कुछ चेंज आएगा, राइट। सो मैंने बोला था कि डिटेल डिस्कस आप जब भी तैयारी करने जाते होंगे तो आप ज़रूर सुनते होंगे इस चीज़ का कि भाई सिलेबस अपने पास रखो, नहीं तो ठीक है, नहीं तो आगे प्रॉब्लम होगी, आप आगे समझ नहीं पाओगे, कंटिन्यू नहीं कर पाओगे कैसे करना है, राइट। सो सबसे पहले मैं हाईलाइट करके कुछ चीज़ें बता दूं। जैसे मैं जनरल बायोलॉजी की बात करूं, राइट। तो जनरल बायोलॉजी के अंदर ये किस तरीके से हो रहा है भाई, एक सेकंड रुक जाइए। इस तरीके से आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा चीज़ों को। ओके, सो हियर वी गो। तो यहाँ पर अब आप देखिए, बात को समझिएगा। जब आप कंटिन्यू कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, तो आपके पास आपका अपना सिलेबस होना चाहिए। जैसे मैं इसमें बात करूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल बायोलॉजी सेक्शन। तो जनरल बायोलॉजी के अंदर आपका सबसे पहले जो नाम दिया हुआ, दैट इज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल को आप लाइटली मत लीजिएगा। जनरली क्या होता है ना, लोग समझते हैं कि बस जनरल स्ट्रक्चर ही तो पढ़ना है, तो हम लोग तो कर लेंगे इस चीज़ को, लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है, राइट। आप लोगों को जब मैं चीज़ें दिखाऊंगा तो बताऊंगा उसके अंदर कि ये चीज़ें से, इन चीज़ों से भी क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं, राइट। तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन, तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनेलिस और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल कम्युनिकेशन। सेल कम्युनिकेशन के अंदर भाई चीज़ें अब थोड़ी सी यहाँ पर ना लिटिल बिट टफ होते जा रही हैं, क्योंकि देखिए अब ये नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं रिगार्डिंग योर सिग्नलिंग, या फिर आप जैसे मैं इस तरीके की बात करूं तो दे आर टॉकिंग अबाउट दी सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग पाथवेज, एंडोक्राइन और पैराक्राइन सिग्नलिंग, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड एपोप्टोसिस, सेल साइकिल, स्टेजेस ऑफ द माइटोसिस एंड मियोसिस। देखिए, एपोप्टोसिस जिसे हम लोग प्रोग्राम सेल डेथ भी बोलते हैं, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, राइट। इससे क्वेश्चन बना हुआ है और वो काफ़ी ट्रिकी बना हुआ है क्वेश्चन। मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जब 2026 का पेपर हो गया या फिर 2025 का पेपर हो गया। और ये मैंने आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट करी है कि 2019 से लेकर के 2026 तक के पेपर आप लोग जरूर लगाएं, राइट। समझ में आई बात। उसके अलावा है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आप लोग देखेंगे तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट है। एंजाइम के बेसिक मैकेनिज्म और उसकी कैटालिसिस, रेगुलेशन, हिल कोएफिशिएंट और माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। ठीक है, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन भाई इससे बड़े क्वेश्चन बनते हैं। या फिर आप अगर आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगी एक चीज़ कि आप लोगों को जो वो ग्राफ रहता है ना, या फिर आपका इस टाइप का ग्राफ हो गया, या फिर जो आप लोग पढ़ते हैं कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव प्रिंसिपल पे, तो उस पे जो ग्राफ बनते हैं उससे बड़े क्वेश्चंस आते हैं, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बड़े बनते हैं, राइट। देखिए, आप जैसे ये लिखा हुआ है एंजाइम का इनहिबिशन, विटामिन एंड कोएंजाइम्स, बायोएनर्जेटिक्स, बायोएनर्जेटिक्स, फ्री एनर्जी चेंज, हाई एनर्जी कंपाउंड्स, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शंस एंड रिडक्शन पोटेंशियल, ओके, मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल एंड अदर रेगुलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यूरिया साइकिल। नाउ सर, ये जो आप बता रहे हैं आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, या फिर आपका जो है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट नाउ इफ यू से फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस और ये सब तो सर प्लांट की टॉपिक है, ये इसमें कैसे आ रही है। देखिए, फोटोसिंथेसिस वाली जो टॉपिक है ना, वो इसमें भी इंक्लूड कर दिया गया, बिकॉज द फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट प्रोबेबली रिलेटेड विद द बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, वो बायोकेमिस्ट्री की ही टॉपिक है। मैं आपको अभी समझाऊंगा जब प्लांट फिजियोलॉजी, तो उसके अंदर भी बताऊंगा कुछ चीज़ें वो कैसे रिलेटेबल है, राइट। और आपको जो एक अगली बात याद रखनी है कि आप जब भी स्टार्ट करिए, आपको चाहे कितना भी कॉन्फिडेंस हो कि आपका ये तैयार है कि नहीं तैयार है, आप हमेशा से एनसीईआरटी को ही पिकअप करिएगा, राइट। वो बायोलॉजी वाली नहीं, बायोलॉजी से तो मान लीजिए आप थोड़ा इवोल्यूशन वगैरह पढ़ लीजिएगा, लेकिन वो जो एक स्पेसिफिक बायोटेक की बुक आती है ना, उससे आप लोगों को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं स्टार्ट करूँगा उसी से ही,
ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वाली ही बुक से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो मेरे पुराने लेक्चर्स हैं दे आर नॉट एनफ, मैं दोबारा से डिकोड करने वाला हूं। सिलेबस डिकोड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिलेबस अपने पास नहीं रखे हैं ढंग से तो आपको आगे प्रॉब्लम होगी। देखिए ये चीज़ मत सोचिए कि सिलेबस चेंज हो जाएगा क्योंकि गेट का चेंज हुआ है तो हम लोगों का भी होगा, जो होना होगा वो तो होगा। फिलहाल बेसिक चीज़ें तो हम लोग जान लें, बेसिक चीज़ें ये तो आएंगी, जैसे आपका जेनेटिक्स हो गया। अब जेनेटिक्स के अंदर आपको क्या ख्याल रखना है कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब 2026 में सिलेबस चेंज हो चुका है तो अब नहीं लगता है मुझे कि अब कुछ चेंज होना चाहिए, राइट। एक्सेप्शन टू द मेंडल लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो एक्सेप्शंस होते हैं ना, मेंडल से डेविएशन थोड़े रिजल्ट आते हैं। जेनेटिक इंटरेक्शंस, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, क्रोमोसोम मैपिंग, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब देखो ये जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, राइट, ये जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स टॉपिक जो है ये आपकी इवोल्यूशन और इकोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर इंक्लूडेड है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आपकी मर्जी है, आप चाहें तो उसके अंदर भी लिख सकते, लेकिन होता क्या है ना कि जब आप जैम का नोट्स बना रहे होते हैं तो जैम के नोट्स में आपका ये एक जगह पर ही कलेक्टिवली एक जगह हो जाता है, तो आप उसको पढ़ने में आसानी होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में। देखिए सेंट्रल डोगमा फिक्स है, अपना सेंट्रल डोगमा हम लोगों को तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो सेंट्रल डोगमा से अगर कुछ सवाल आता है तो वो आपका रेप्लिकेशन भी ले लेता है अपने अंदर, और आपका ट्रांसक्रिप्शन भी ले लेता है, और ट्रांसलेशन भी ले लेता है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट करना है, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट आपको अगर याद आ रहा हो, मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है। वैसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर ऑफ द डीएनए हो गया, डीएनए रिकॉम्बिनेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, आरएनए प्रोसेसिंग हो गया, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन एंड द जीन एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग ओपेरॉन्स एंड डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशंस मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। अब देखिए ओपेरॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप जीन एक्सप्रेशन पढ़िए, ठीक है, तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इवोल्यूशन और इकोलॉजी की। इसमें डार्विनियन व्यू, मैंने इस पे लेक्चर भी बनाया था लेकिन मैं फिर से नया बनाऊंगा। नेचुरल सिलेक्शन हो गया, फॉसिल रिकॉर्ड्स हो गए, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशंस हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पेसिएशन हो गया, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हो गया, ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गया, एबायोटिक synthesis of the biological macromolecules, protocells, dating fossils and origin of the multicellularity, climate patterns, terrestrial and aquatic biomes, environmental constraints on the species distribution, factor affecting the population density और interactions among the communities, ecosystem, ecological remediation। अब देखो क्या सब पढ़ना है। देखो यार IIT ले रहा है तो हर जगह से सवाल देगा, ठीक है, इसमें से कोई बचने वाला तो नहीं है, तो दे विल आस्क एवरी क्वेश्चन, सो आप इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठीक है। सो अब अगला आता है आपकी माइक्रोबियल प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी है भाई, ऐसा थोड़ा है कि बस एक ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आपको माइक्रोबियल प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबियल जेनेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन, स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। और याद रखिएगा पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स, मैं नाम आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है। न्यूट्रिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, आइसोलेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ काइनेटिक्स, माइक्रोबियल कंट्रोल एंड स्टेरिलाइजेशन, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, बैच, फेड बैच एंड कंटिन्यूअस बायोरिएक्टर एंड कंपोनेंट्स, इंट्रोडक्शन टू द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट रिकवरी एंड प्योरिफिकेशन, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट। देखो भाई मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो मैं ये टॉपिक्स पढ़े जा रहा हूँ, अगर आपने एक बार देख भी लिया है तो मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लो, कहीं कुछ छूट ना गया हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी टॉपिक रिमाइंड कर देती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स, लेट मी चूज द पेन कलर। सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स, पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स में आपको नाम रटने पड़ेंगे बहुत सारे, ठीक है। फिर आपका एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, ये कोर आपकी बायोटेक्नोलॉजी से सवाल है, ठीक है। अब प्लांट बायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी में टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ इसमें पढ़ना होगा, मैं बताऊंगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट कब बनते हैं, किस फेज में, मॉर्फोजेनेसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेसिकुलर प्लांट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, फोटोबायोलॉजी, प्लांट टिश्यू कल्चर, सेलुलर टोटिपोटेंसी, माइक्रो प्रोपोगेशन, ट्रांसजेनिक प्लांट, प्लांट रिस्पॉन्स टू द बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस, ठीक है। अब ये वाली टॉपिक है ना बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस, ये आपको त्याज एंड जिगर के बुक से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। बाकी आपको NCERT से बेसिक स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर एक किताब आती है बॉब बी बुचनन की, ठीक है,
बी बॉब बी बुचनन, ये आपकी प्लांट फिजियोलॉजी की बहुत तगड़ी किताब है भाई। इससे पढ़ोगे ना तुम्हारा सारा बेसिक्स भी क्लियर हो जाएगा, तुम अच्छे से समझ भी जाओगे चल क्या रही है ये चीज़, राइट। अब हम लोग आते हैं एनिमल बायोलॉजी पे। तो ये आपको सिलेबस समझ में आ रहा होगा। हम लोगों ने डिस्कशन के लिए सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, इसके अलावा माइक्रोबियल, प्लांट एनिमल, आपकी बायोटेक्नोलॉजी। अब हम लोग आते हैं एनिमल बायोलॉजी। एनिमल बायोलॉजी में जो सबसे अच्छी किताब जो चलती है, देखिए पता नहीं आप लोग पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे इसको, लेकिन जान लीजिए गाइटॉन एंड हॉल की किताब चलती है, बहुत अच्छी है और उससे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और बहुत अच्छी किताब भी है वो, ठीक है। तो मैं उससे पढ़ाऊंगा आपको और कुछ चीज़ें एनसीईआरटी की बताऊंगा, मैं कुछ आपको एविडेंस भी दूंगा कि कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं, राइट। तो एनिमल बायोलॉजी में आपको ध्यान देना है। एनिमल बायोलॉजी में दे आर गोइंग टू आस्क अबाउट द डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स, बेसिक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी। लिखते हैं बेसिक और पूछ देते हैं तगड़ा तगड़ा। इनेट और एडॉप्टिव इम्यूनिटी, इम्यून सेल्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अच्छा, इम्यूनोग्लोबुलिन समझ रहे हैं आप किसकी बात हो रही है, ठीक है। ये बात कर रहे हैं एक्चुअली में एंटीबॉडीज की। द इम्यूनोग्लोबुलिन, दे आर टॉकिंग अबाउट एंटीबॉडीज। आपको अगर मैं कुछ याद दिलाऊं तो आप जरा मुझे बता सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट करूँ इसका एक एंजाइम से, तो मान लीजिए मैं नाम दे देता हूँ, पेपेन है और पेप्सिन है, तो ये कहाँ कहाँ से तोड़ेगा इसको? अगर आपको याद आ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। क्योंकि देखिए जो लोग इसको नॉर्मल समझ रहे हैं ना, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन CSIR नेट में इस बार 2026 के एग्जाम में पूछा गया है, जून वाले, ठीक है। जिसको लेके बड़ा ड्रामा चल रहा है इस समय, रिजल्ट निकाल नहीं रहे, आंसर की निकाल नहीं रहे, ठीक है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, अगेन अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉम्प्लेक्सेस, एनिमल डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक पैटर्न, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, सेलुलर डिफरेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनेसिस, मैमेलियन एंड सेल कल्चर, एनिमल क्लोनिंग, ट्रांसजेनिक एनिमल। आसान मत समझना, जब सिलेबस ही इतना लेंदी है, इतना लेंदी सिलेबस है, तो सोचिए आप पढ़ने में ही टाइम लग रहा है इसको, तो सोचिए इसको कवर करना कितना मुश्किल होगा, राइट। कुछ लोग हैं उसमें गेट को भी टारगेट कर रहे होंगे, जैम भी लेके चल रहे होंगे, गेट में दोनों भर दिए होंगे, बायोटेक भी, लाइफ साइंस भी, और इसको तो भरेंगे, ठीक है। अगला आ रहा है दोस्तों बायोटेक्निक्स। तो बायोटेक्निक्स के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? बायोटेक्निक्स के लिए भी बहुत अच्छी किताब है वॉटसन की, काफ़ी अच्छी किताब है वो, माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स। इसमें क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन बस लिख दिया भाई, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन भी देखना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इम्यूनोसेटिंग, प्रिंसिपल ऑफ द लाइट फ्लोरेसेंस। एक बार मैं इसको मिटा दूं क्योंकि ढंग से दिख नहीं रहा है, ओके। लाइट एंड फ्लोरेसेंस एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक में हम लोगों को डीएनए क्लोनिंग पढ़नी है, प्लाज्मिड वेक्टर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, ओके, यूकैरियोटिक जीन इन द बैक्टीरिया, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, डीएनए सीक्वेंसिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्लास 12th की जो बायोटेक वाली बुक है, राइट, बायोटेक वाली बुक है, उसके अंदर काफ़ी अच्छा दिया हुआ है ये, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड फॉरेंसिक साइंसेज। अब आ रही है ऐसी चीज़ जो आपको बहुत परेशान की थी पिछले साल, राइट, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सीक्वेंस, स्ट्रक्चर। बहुत लोग इसके लिए हमारे सर बुक बता दीजिए, समझ नहीं आ रहा। अरे एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दिया हुआ है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। एनसीईआरटी वाली बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ के जाओ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तुम लोग जो डरे हुए हो ना कि प्रोग्रामिंग कोई तगड़ी सी आ जाएगी, तो ये भूल जाओ, प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं पूछेंगे ये लोग, ठीक है। सिर्फ डेटाबेस का नाम हम पूछते हैं, मैच द कॉलम। प्रोटीन सीक्वेंसिंग एनालिसिस, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, बायोकेमिकल डेटाबेसेस। अगला है इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑल टाइम इंपॉर्टेंट भाई। इसका बड़ा ग्राफ व्राफ पीक वीक बना करके देते हैं, ठीक है, पीक वीक बना करके देते हैं और बताना होता है कि ये पीक है किसका या कितना बनेगा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं सॉल्व करने के लिए। फंडामेंटल ऑफ मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विस, सर्कुलर डाइक्रोइज्म, FTIR, 1D प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, बेसिक्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीट्री, बेसिक्स ऑफ कैलोरीमेट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रिस्टलोग्राफी और फ्लो साइटोमीट्री, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आएंगी, ओके। तो इसको मिटाता हूँ, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार जरूर ऑब्जर्व कर लेना भाई इसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत बच्चों को परेशान करती है, कुछ लोगों को परेशान करती है फिजिक्स, कुछ लोगों को परेशान करती है मैथमेटिक्स, कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है केमिस्ट्री पढ़ने में। तो एक चीज़ तुम लोगों को बता दूं, ध्यान से इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देखो, 10+2+3 हल्के में मत लेना। हो सकता है आज तक तुमको सिर्फ इंटर वाले क्वेश्चन ही काउंटर अटैक किए हो तुम लोग, लेकिन अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो ठीक ठाक पूछ रहे हैं लोग, ठीक है। बोहर थ्योरी है इसके अंदर, पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज और बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल्स में केमिकल बॉन्डिंग, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फिजिकल एंड केमिकल बेसिस ऑफ द मॉलिकुलर इंटरेक्शंस, केमिकल काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, केमिकल काइनेटिक्स, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स में केमिकल
कैटालिसिस हो गई, एसिड बेस कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ द पीएच एंड बफर हो गया, कंजुगेट इफेक्ट्स हो गया, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स, फोटोकेमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। याद रखना ये लोग अपने बात के बड़े पक्के होते हैं भाई, जो दिए हैं सिर्फ वही पूछेंगे, फालतू कोई ड्रामा नहीं करते हैं, ठीक है। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी आई लाइक अबाउट द आईआईटीज। तो इसके अंदर जैसे तुम लोगों को याद आ रहा होगा हेंडरसन हेसलबाल्च इक्वेशन, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो, ठीक है, पीएच इज इक्वल टू पीएच, अगर आपको याद आ रहा हो पीओएच कंसंट्रेशन ऑफ बेस और जो आपका एसिड होता है, ठीक है, जो कंजुगेट बेस और एसिड लेते हैं, तो और आपका अगर आप याद आ रहा हो पीएच प्लस पीओएच, जो हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रोजन आयन है और जो हाइड्रोक्सिल आयन है, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो आप लोगों को जो इक्वेशन बनाते थे आप लोग, वो चीज़, ठीक है। या फिर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो अगर आपको याद आ रहा हो नर्स्ट इक्वेशन, राइट, नर्स्ट इक्वेशन। देखो भाई मेरी जुबान लड़खड़ा गई, इसका मतलब ये मत समझना मैं इक्वेशन भूल गया हूँ, ठीक। जैसे नर्स्ट इक्वेशन क्या था, ठीक है, बोल देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को लगेगा भूल गया है सर। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n log टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो मुझे याद हो गया, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, आप लोग एक इक्वेशन पढ़ा करते थे, उसके अंदर व्हाट वाज दैट कॉल्ड, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। याद आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या था, डेवा स्क्वायर साई अपॉन डेवा एक्स स्क्वायर प्लस डेवा स्क्वायर साई अपॉन डेवा वाई स्क्वायर प्लस डेवा स्क्वायर साई अपॉन डेवा जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर ई माइनस पी ई साई पूरे से मल्टीप्लाइड बराबर 0। इतना बड़ा इक्वेशन भाई, और ले आके आ रहे हैं हम लोग वैल्यू 0। समझ रहे हैं आप लोग, वैल्यू 0 लानी थी, ठीक है। अब ये सब तो ठीक है, ये सब जब हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, 10+2+3 लेवल का है, तो आप लोग देखिएगा जो सबसे अच्छी बुक जो चलती है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, वो है पूरी, शर्मा और पठानिया, ठीक है। और इनऑर्गेनिक के अंदर जेडली की बहुत अच्छी किताब है, और शर्मा की किताब है आपके ऑर्गेनिक के अंदर, या फिर आप क्लिडन की भी ले सकते हैं, लेकिन इतना पढ़ने का टाइम कहाँ, तो आप सिर्फ इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, एल्किल हैलाइड्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए उनके, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड्स, नाइट्रो एंड अमीनो कंपाउंड्स, फिनॉल्स, डाइजोनियम सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर आपके सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। बहुत बढ़िया चीज़ है ये स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, ये मैं थोड़ा सा आपको बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगला है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, लॉगरिदम्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंस, सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइंस, फैमिली, 3 डायमेंशनल आपकी ज्योमेट्री हो गई, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हो गए, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, वेक्टर्स, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, फंक्शंस, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट, इंटीग्रल्स, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सुनो यार, इस देखो ये सब ठीक है, डरो मत, ठीक है। हमको पता है, बोलो अरे ये पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, रुको अभी बताता हूँ तुम लोगों को कुछ। देयर इज नथिंग इन दिस, डोंट फेयर विद ऑल दिस थिंग्स, डोंट गेट फेयर विद ऑल दिस स्टफ्स, ओके। नाउ लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। आपको लिमिट्स पे ध्यान देना है, राइट, आपको डिफरेंशिएशन पे ध्यान देना है, छोड़ो सारी बातें, सिर्फ मेरे चैनल को फॉलो कर लेना, जितना मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे बस उतना ही करके जाना, हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन से सवाल आते हैं, प्रोबेबिलिटी पे सवाल आते हैं, इतना तो तुम लोग बेसिक न्यूमेरिकल भी लगा लेते हो भाई, कोई दिक्कत क्या है इसके अंदर, ओके। सो नाउ अब हम लोग बात करते हैं अबाउट, ओके, सो मैं थोड़ा और नीचे ड्रैग करूँ इसको। देखो जैसे मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, तो प्रोबेबिलिटी स्टैट्स में मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। रैंडम वेरिएबल्स, पॉइजन, नॉर्मल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ये एक्चुअली में पता है ये बायो स्टैट्स की टॉपिक है, ठीक है। इसको यूजीसी नेट पेपर 1 में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे। दिस इज बेसिकली अ बायोलॉजी। और याद रखना अगर तुम लोग रिसर्च लाइन में जाओगे ना, तो रिसर्च लाइन के अंदर उसमें पढ़ाया जाता है रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, और ये रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर आता है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं जनरल फिजिक्स की। लिखे हैं जनरल फिजिक्स, कितनी जनरल है भाई, सवाल दिखा दूंगा तुम लोगों को।
जनरल फिजिक्स और फिजिक्स की कितने लेवल की आएगी भाई, तो 10+2 लेवल की आएगी। जनरल फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन 1 and 2 डायमेंशंस, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड द रोटेशनल मोशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, हीट एंड लॉ, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इंपॉर्टेंट है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, current resistance, simple circuits, moving charges and magnetic field, magnetism and matter, electromagnetic induction, electromagnetic waves, alternating currents, optics, geometrical optics, reflection of the spherical mirrors, refraction, spherical surfaces and lens, total internal reflection, optical instruments, wave optics, reflection and refraction, plane waves, interference, diffraction, polarization, Young's experiment, dual nature of radiation and matter, atoms, nuclei and nuclear physics, semiconductor material devices and simple circuits। ठीक है, तो आप इसमें बस ये बात याद रखिएगा, थोड़ा सा आप लोग ये ड्यूअल नेचर वाले से सवाल आते हैं। पिछली बार तो सवाल आ गया था अच्छा खासा मैकेनिक्स से, ठीक है, वो इस तरीके से पुली पे लटकाया था 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर उसमें आपको निकालना था, शायद टेंशन निकालना था या शायद अपोजिट फोर्सेस, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। पिछली बार क्या 2026 का ही क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों तैयार रहना, ठीक ठाक टॉपिक है, अच्छा खासा सिलेबस है, ये आप लोगों की मेंटल स्टेट या तो बिगाड़ सकता है अच्छे से, या तो अगर निकल गया तो बहुत अच्छे से बना भी देगा भाई, ठीक है। तो अगर जो बच्चा इस लेवल की तैयारी करके जा रहा है, क्योंकि आपने 3 साल का जो है अच्छा खासा ग्रेजुएशन कर लिया, 3 साल का जब आपने ग्रेजुएशन कर लिया या कर रहे होंगे, कुछ लोग 4 इयर्स वाला भी कर रहे होंगे, तो आपको मैं बता दूं, ये आप लोग फिजिक्स अच्छे से भूल गए होंगे, और मैथ्स तो हा क्या बढ़िया है ही मैथ्स हम लोगों की, आपके गुरुजी की खुद ही बहुत अच्छी है ना। मैथ्स कुछ खास नहीं है, ठीक है, मैथ्स कुछ भी खास है नहीं किसी की भी। यहाँ पे जो बच्चे बीटेक कर रहे होंगे ना 4 ईयर वाले, उनको थोड़ा सा जो है मज़ा है यहाँ पे, क्योंकि उसमें थोड़ी सी क्या होती है ना कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती है। बट कोई नहीं यार, दिस इज़ फॉर जनरल, पूरा जनरल सबके लिए है, ठीक है, तो हम लोग इसको भी डील करेंगे, देयर इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम इन दिस, ठीक है। तो ये था सिलेबस, और याद रखिएगा मैंने आप लोगों को अप्रोच क्या समझाया था। सबसे पहले सिलेबस डिकोड करेंगे, तो मैंने सिलेबस डिकोड किया। अब उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एडवांस लेवल पे जाएंगे। एडवांस लेवल पे और एनसीईआरटी ये दोनों चीज़ें मुझ पे छोड़ दो, सिलेबस भी मैंने डिकोड कर दिया, राइट। अब एडवांस के बाद हम लोग फिर एमसीक्यू लगाएंगे। एमसीक्यू में क्या, पीवाईक्यू लगाओगे सबसे पहले, उसके बाद उतरोगे तुम लोग मॉक टेस्ट पे। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम संडे वाला डीपीपी लगा रहे हो वो तुम्हारी मर्जी है, नहीं लगा रहे हो कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।